हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक इंटरव्यू जो है वायु मैगजीन में पब्लिश हुआ है नंबर 17 स्क्वाड्रन के सीईओ का, जो कि ग्रुप कैप्टन अमित गेहानी है। तो उनके एक स्टेटमेंट को लेकर काफ़ी कन्वर्सेशन यहाँ पर हो रही है, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि रफाल फुली इक्विप्ड है J-10 और J-35 को टेक डाउन करने के लिए, और इस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसमें ये चीज़ तो हम कहेंगे कि J-10 से बेटर एयरक्राफ्ट रफाल है हर मामले में। ये हम पहले भी टेक्निकली डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जब बात J-35 की आती है तो हमें यहाँ पर एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि कोई भी 4 या 4.5 जन प्लेटफॉर्म किसी भी 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में कैपेबिलिटी वाइज बेटर नहीं है। जो लो विजिबिलिटी का एडवांटेज है वो रियल है, और BVR में ये और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। तो ग्रुप कैप्टन गेहानी जो है ये रिस्पॉन्सिबल है नंबर 17 स्क्वाड्रन के लिए, एक रफाल के स्क्वाड्रन को लीड कर रहे हैं। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है थ्रेट को काउंटर करना। तो इनका ये एटीट्यूड होना ज़रूरी है कि ये अपने प्लेटफॉर्म से किसी भी टाइप के थ्रेट को टेक डाउन कर सकते हैं, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। पर सच्चाई ये है कि J-35 ज़्यादा बेटर एयरक्राफ्ट होगा रफाल के कंपैरिजन में, क्योंकि ये एक 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म है अपनी खामियों के साथ भी, जहाँ पर इंजन अभी भी 4th जनरेशन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन फ्रंटल RCS फिर भी यहाँ पर काफ़ी लो इस प्लेटफॉर्म का रहेगा, जो कि BVR कॉम्बैट में इस प्लेटफॉर्म को एडवांटेज देगा। साथ में चाइना ने अच्छी खासी प्रोग्रेस कर ली है BVR वेपन्स को लेकर भी और एवियोनिक स्वीट को लेकर भी, जहाँ पर इनके जो रेडार्स हैं ये गैन बेस्ड AES से हैं। जैमर्स के साथ भी ये सिमिलर चीज़ कर रहे हैं, और J-20 पर जो दशकों इन्होंने लगाए उस प्लेटफॉर्म को मैच्योर करने के लिए, उसकी सारी लर्निंग J-35 में इस्तेमाल करी गई है। भले ही J-20 जितना J-35 कैपेबल ना हो, लेकिन किसी भी टाइप के 4 या 4.5 जन प्लेटफॉर्म से ये प्लेटफॉर्म बेटर होगा। साथ में रफाल के साथ रडार का भी थोड़ा सा डिसएडवांटेज आ जाता है, क्योंकि नोज कोन छोटा है, इसलिए जो AAA यूनिट है ये साइज़ में छोटा होना पड़ता है। तो TR मॉडल्स में कमी आ जाती है और रडार रेंज थोड़ी अफेक्ट होती है। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जो कि पहले ही लो विजिबल है और PL-15 PL-16 जैसी मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है, जहां पर एक्सपोर्ट वेरिएंट में भी 150 किलोमीटर के आसपास की मैक्स रेंज आपको मिल रही है, उसके पास फर्स्ट लुक फर्स्ट शूट का एडवांटेज होगा। हाँ, फिर आप ये कन्वर्सेशन कर सकते हैं कि अगर मिसाइल लॉन्च होती है उसके बाद टारगेट ट्रैकिंग हटाने के लिए स्पेक्ट्रा EW स्वीट का इस्तेमाल करते हुए मिसाइल को डॉज किया जा सकता है और एनिमी के वेपन्स वेस्ट कराए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप शुरुआत में डिफेंसिव जा रहे हैं तो आप डिसएडवांटेज की पोजीशन में आ चुके हैं। चीज़ों को अगर आप एलैबोरेट करने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको 1-2 पॉइंट्स मिल जाएंगे जहां पर आप कह सकते हैं कि रफाल हो सकता है J-35 को बीट कर दे, पर ज़्यादातर समय J-35 के पास ही एडवांटेज रहेगा और टेक्निकली वो एक ज़्यादा सुपीरियर प्लेटफॉर्म आपको नज़र आएगा अगर आप खाली एयर टू एयर कॉम्बैट की बात करते हैं। इवन फ्रेंच पायलट्स द्वारा भी एक्सेप्ट किया गया है कि जो 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म्स हैं वो रफाल से बेटर हैं। पर फ्रांस को एडवांटेज इसलिए मिल जाता है क्योंकि जो दूसरे उनके नेटो एलाइज हैं वो F-35 को ऑपरेट करते हैं, तो उनको इनके साथ ऑपरेट करना है। तो अगर आप 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म के साथ रफाल को पेयर करा देते हैं तो उनकी कैपेबिलिटी फर्दर एनहेंस हो जाती है, क्योंकि जो 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म है उनके सेंसर से आ रहा डेटा इनको मिलता है। पर अगर आप स्टैंड अलोन देखना चाहते हैं रफाल वर्सेस कोई 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म, तो वो 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म ज़्यादा कैपेबल निकलकर सामने आएगा, और इसीलिए हमने कहा था कि SU-57 रफाल से बेटर प्लेटफॉर्म है। तो अब यहाँ पर अगर आप SU-57 को J-35 के अगेंस्ट में लेकर आते हैं और ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि SU-57 का जो RCS है ये J-35 जितना लो नहीं है, लेकिन फिर भी SU-57 किसी भी 4 या 4.5 जन प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में इन प्लेटफॉर्म्स के ज़्यादा क्लोज अनडिटेक्टेड जा पाएगा और अपने सुपीरियर सेंसर पैकेज और EW स्वीट का इस्तेमाल करते हुए ऑड्स को इवन कर पाएगा। तो इसके बारे में बहुत कम चर्चा होती है, लेकिन SU-57 का जो EW स्वीट है वो बहुत कैपेबल है। तो जब ये कहा जाता है कि ये वेस्टर्न प्लेटफॉर्म जितने लो RCS वाला नहीं है, तो हम ये भूल जाते हैं कि उसको इवन करने के लिए यहाँ पर सेंसर पैकेज ज़्यादा बेहतर दिया गया है। साथ में मनोवरेबिलिटी भी एक बड़ा प्लस है। SU-57 के जो पैसिव और एक्टिव सेंसर्स हैं वो ज़्यादा कैपेबल हैं। बाकी एक और सवाल उठकर आते हैं, एक्स पर कई लोग पूछते हैं कि आपको कैसे पता कि J-35 5th जनरेशन है, क्योंकि ये 5th जनरेशन लगता है इसलिए 5th जनरेशन है। तो ये बेवकूफ़ी हमें नहीं करनी है, जो फैक्ट्स हैं उनको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। J-20 के बाद अच्छा खासा एक्सपीरियंस चाइना के पास है और J-35 में बहुत काम किया गया है। विजिबल RCS रिडक्शन जो है ये नज़र आता है। जहाँ पर परेशानी है वो है इंजन यहाँ पर 5th जनरेशन नहीं है, ये चीज़ चाइना भी एक्सेप्ट करता है, लेकिन वेपन्स को इंटरनली कैरी करना, EOTS की पोजीशन, उसकी शेप, रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल का इस्तेमाल करना इसे लो विजिबल बनाता है।
सबसे बड़ा फैक्टर इंटरनल वेपन कैरी करना है, जो रफाल नहीं कर सकता। ऑफेंसिव रोल में अगर रफाल जा रहा है तो उसे एक्सटर्नली पेलोड कैरी करना पड़ेगा, जो कि इसको ज़्यादा विजिबल बनाएगा। इस चीज़ को बेटर EW कैपेबिलिटी से काउंटर किया जा सकता है, लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि सामने वाले के पास ये नहीं होगी, बेवकूफ़ी है। आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि रफाल दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट 4.5 जन एयरक्राफ्ट है, पर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है। इवन फ्रेंच ये चीज़ एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि इंडिया 5th जनरेशन ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करे, क्योंकि थ्योरेटिकल एडवांटेज में ही आपको नहीं रहना है, बल्कि आपको रियल एडवांटेज भी साथ में पेयर कराना पड़ेगा। और इसलिए शायद इंडियन एयरफोर्स 5th जनरेशन ऑप्शंस को एक्सप्लोर भी कर रही है। अदरवाइज़ अगर रफाल एनफ होते तो 5th जनरेशन ऑप्शंस को एक्सप्लोर भी ना किया जा रहा होता। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।